हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। मैं हूं आरती छावनी और लास्ट सेशन में टेम्पल आर्किटेक्चर के पार्ट 1 को आप सभी ने देखा होगा, जिसमें हमने नागर स्टाइल के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको स्टडी किया था। उससे जुड़े हुए कुछ शब्द सीखे थे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे। आज का ये जो पार्ट 2 रहेगा, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द्रविडियन और वेसार स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर। अगेन, द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर आप साउथ में देखते हैं, वहीं वेसार स्टाइल का टेम्पल्स आपको डेक्कन में देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, वैसे वैसे करके आपको यहाँ पर द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स के फीचर्स समझ आने लगेंगे। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द्रविडियन। जब हम द्रविडियन टेम्पल्स की बात कर रहे हैं, मतलब हम साउथ इंडियन टेम्पल्स की बात कर रहे हैं। डीप साउथ में केरला है, तमिलनाडु है, थोड़ा साउथ का आंध्र वाला रीजन है, वहां पर आप देखेंगे इन टेम्पल्स को। इन रीजन्स में बहुत सारी डायनेस्टीज ने रूल किया है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें, जैसे नॉर्थ इंडिया में गुप्तास के समय में टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हो रही है, हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हो रही है, उसी तरीके से साउथ में आपको पल्लव्स के अंडर टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप होता हुआ नजर आएगा। तो हम पल्लव्स के अंडर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें। जैसे हमने डिस्कस किया था कि टेम्पल आर्किटेक्चर में भी आपको दो टाइप्स मिलेंगे। सबसे पहले रॉक कट टेम्पल्स आते हैं और उसके बाद स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हम देखते हैं। तो पल्लव्स के अंडर, जिन्होंने यहाँ पर ऑलमोस्ट सेकेंड सेंचुरी कॉमन एरा के बाद के समय से ही धीरे धीरे करके तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है वहां पर फैलाव स्टार्ट कर दिया था। मतलब पल्लव्स की जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि पल्लव्स थोड़ा बहुत सेकेंड सेंचुरी के आसपास दिखने लग गए थे, बट नॉट एज रूलर्स, राजाओं के रूप में नहीं। लेकिन ये जो पल्लव्स हैं, ये लैंड ऑफ क्रीपर्स, यहाँ ऐसी जगह से हमें आते हुए दिखते हैं, तोंडई मंडलम से आते हुए दिखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे क्रीपर्स पाए जाते हैं। जब इन्हें मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो 6th सेंचुरी कॉमन एरा के आसपास ये अपने आप फैलाव करते हैं, अपना एक्सपेंशन करते हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश करके फिर एक्सपेंशन करते हैं, और काफी लंबे समय तक इन्होंने साउथ में रूल किया है। अगर मैं बाकी डायनेस्टीज की बात करूं तो पल्लव्स चालुक्यास के और नॉर्थ में वर्धांस के कंटेम्पररी रहे हैं। आइए इनके समय के कुछ टेम्पल आर्किटेक्चर को स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पार्ट को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि पल्लव डायनेस्टी के अलग अलग पीरियड में अलग अलग रूलर्स आए हैं और उनके समय में ये टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले हमें महेंद्र वर्मन आते हुए दिखेंगे। महेंद्र वर्मन पल्लव डायनेस्टी के काफी इंपॉर्टेंट राजा माने जाते हैं और ये वो हैं जिनके समय में आपको रॉक कट टेम्पल्स के काफी एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं तमिलनाडु में। तो आइए देखते हैं रॉक कट टेम्पल्स की कुछ एग्जाम्पल्स। ये महेंद्र वर्मन ग्रुप के टेम्पल्स हैं। आपको यहाँ पिक्चर देखने से ही समझ आएगा कि एक बड़े से पत्थर में या एक बड़ी सी पहाड़ी में इन मंदिरों को काट कर बनाया गया है। ये टेम्पल्स लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। महेंद्र वर्मन लॉर्ड शिव के भक्त हुआ करते थे। कहते हैं कि पहले वो जैनिज्म को फॉलो करते थे, काफी जैन स्कॉलर्स को भी उन्होंने पैट्रोनाइज किया है, पर फिर लॉर्ड शिव की भक्ति उन्होंने शुरू की और उसके बाद ये रॉक कट टेम्पल्स बने। रॉक कट, पत्थर में से काट कर बनाए गए मंदिर। इन्हें आप केव टेम्पल्स भी कह सकते हो, क्योंकि ये गुफा रूप में नजर आ रहे होंगे, आपको केव के रूप में नजर आ रहे होंगे। इसमें सेम एक तरह से पीछे की तरफ हम जाएंगे तो हमें गर्भगृह मिलेगा, और ये आगे जो पिलर वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये मंडप पोर्शन है। और इसी के साथ साथ आपको इन पत्थरों पर कार्विंग्स भी देखने को मिलेंगी। जो रॉक कट टेम्पल्स होते हैं, उन रॉक कट टेम्पल्स के लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, मोनोलिथिक। मोनो मतलब वन, लिथ मतलब स्टोन। एक ही पत्थर से पूरा मंदिर बना है, क्योंकि ये एक ही पत्थर से कटा है। स्ट्रक्चरल नहीं है, इसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया, इसमें जॉइंट्स नहीं है, फ्रेगमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन ग्रुप में आपको ये मंदिर दिखेंगे।
ये कुछ साइट्स हैं जहां पर आपको ये मंदिर दिखते हैं, जैसे कि मंडगपट्टू तमिलनाडु में, ऐसे ही महेंद्रवाड़ी मंदिर फिर से तमिलनाडु, और इसी तरह से तिरुचिरापल्ली रॉक कट टेम्पल, ये भी आप तमिलनाडु में ही देखते हैं। तो महेंद्र वर्मन नाम के जो पल्लव राजा थे, इनके समय में रॉक कट टेम्पल्स ही रहे। महेंद्र वर्मन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं नरसिम्हा वर्मन। अब नरसिम्हा वर्मन जो थे ना, वो महामल्ल भी कहलाते थे, और महामल्ल के कहलाने के पीछे का कारण क्या था कि वो मल्ल युद्ध में बहुत अच्छे थे। मल्ल युद्ध का मतलब होता है कुश्ती, तो वो कुश्ती किया करते थे, इसी वजह से उन्हें महामल्ल भी कहते हैं। अब नरसिम्हा वर्मन एक बहुत बेहतरीन वॉरियर भी रहे हैं, उन्होंने बहुत युद्ध भी लड़े हैं, चालुक्यास को भी हराया है उन्होंने, और चालुक्यास का कैपिटल वातापी होता था, उस पर अटैक किया, खुद को वातापी कोंडा कहा। अब इन्हीं के नाम से एक शहर भी बना है। नरसिम्हा वर्मन ने एक सिटी इस्टेब्लिश की थी, और वो जो सिटी है, वो जो शहर है, वो महामल्लपुरम कहलाता है। आज के समय में उसे उसी महामल्लपुरम, उसी शहर को हम महाबलीपुरम कहते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली इस महाबलीपुरम में हमें नरसिम्हा वर्मन के समय के रॉक कट टेम्पल्स मिलेंगे, यानी कि महेंद्र वर्मन के बाद नरसिम्हा वर्मन के समय में भी रॉक कट टेम्पल्स की ही एग्जाम्पल्स हमको नजर आते हैं। तो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। सबसे पहले तो महाबलीपुरम में आपको रथ मंदिर मिलते हैं, और फिलहाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी रथ टेम्पल्स ही हैं। नाउ इन्हें रथ मंदिर क्यों कहा गया है? इनके शेप की वजह से, जिस प्रकार से इन्हें बनाया गया है, ऐसा लगता है मानो ये रथ के आकार के हों। दूसरी बात, ये सारे के सारे मोनोलिथिक हैं, मतलब ऐसे करके एक छोटी पहाड़ी रही होगी, उसी में से काटकर इन मंदिरों को बनाया गया है। ये रथ मंदिर है महाबलीपुरम के, नरसिम्हा वर्मन के समय के। ये जो रथ मंदिर हैं, ये टोटल 8 हैं, और इन 8 में से जो 5 हैं, उनका नाम 5 पांडवों के नाम से रखा गया है। इसी वजह से उन 5 को हम पंच पांडव रथ भी कहते हैं। तो आपको धर्मराज रथ मिल जाएगा, अर्जुन रथ, रथों के नाम है, रथ टेम्पल्स के नाम है ये, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। बाकी के जो 3 रथ टेम्पल्स हैं, एक है गणेश रथ, 7th वन इज वलयन कुट्टी रथ, और फिर है पिदरी अम्मन रथ। पिदरी अम्मन जो है वो गॉडेस हैं, जिनके नाम से उस रथ टेम्पल का नाम रखा गया है। तो पहले के जो 5 हैं वो पंच रथ टेम्पल्स हैं, एंड दे आर वेरी पॉपुलर। महाबलीपुरम में आपको देखने को मिलेंगे। रॉक कट है, मोनोलिथिक है, रथ के आकार के हैं। इन पंच रथों में सबसे छोटा रथ टेम्पल द्रौपदी रथ है, जो आप फिलहाल पिक्चर में भी देख पाएंगे। इसी तरह से ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, यहाँ पर ये जो रथ मौजूद है, ये देखिए, ये धर्मराज रथ है। धर्मराज मतलब हम बेसिकली कौन थे 5 पांडवों में जो धर्म की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण मानते थे? युधिष्ठिर। तो उनको डेडिकेटेड है ये रथ। एंड अगर आप इस रथ टेम्पल को देखोगे, तो ये रथ टेम्पल बहुत हद तक बुद्धिस्ट रॉक कट केव से मिलता जुलता लगता है हमें। जिस तरह से इसका जो रूफ वोल्टेड बनाया गया है, वोल्टेड रूफ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसके वजह से। तो ये है पंचरथ, ये आप महाबलीपुरम में देखेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे केव टेम्पल्स भी महाबलीपुरम में नरसिम्हा वर्मन के समय से ही जुड़े हुए मिले हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे महिषासुर मर्दिनी मंडप, ये एक केव टेम्पल है। इसको अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊं, तो ये केव टेम्पल ऐसा दिखता है। ये महिषासुर मर्दिनी गॉडेस दुर्गा को डेडिकेटेड टेम्पल है, और हम जो फिलहाल कार्विंग देख रहे थे, वो यहाँ से एंटर होके आपको वॉल पे नजर आएगी। तो यहाँ गॉडेस दुर्गा महिषासुर मर्दिनी के रूप में दिखाई गई है। महिषासुर मर्दिनी यानी महिषासुर को मारते हुए दिखाई गई है।
यहाँ महिषासुर नाम का ये जो राक्षस है, इस पर अटैक करते हुए दिखाई गई है। ये देखिए गॉडेस दुर्गा। सो ये महिषासुर मर्दिनी मंडप ग्रेनाइट पत्थर से कटिंग कर रखी है, 7th सेंचुरी से जुड़ा है, रॉक कट है, राइट। उसके बाद यहाँ पर हमें इसी तरह से महाबलीपुरम में एक केव टेम्पल मिलता है विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, और उसमें लॉर्ड विष्णु को अनंत सायन मुद्रा में दिखाया गया है। एक तरह से अनंत शयनम, शयन मतलब सोना, तो उनको इस तरह से सोते हुए दिखाया गया है। ऐसी आपको बहुत सारी कार्विंग्स इन रॉक कट टेम्पल्स के अंदर देखने को मिलेगी। ये महाबलीपुरम में ही आप देख पाएंगे। लेकिन सबसे पॉपुलर जो कार्विंग है वो है ये। आप यहाँ पर एक पैनल देख सकते हो, पूरा पत्थर आपको नजर आ रहा होगा, उस पत्थर के ऊपर आपको कार्विंग नजर आ रही होगी। ये जो पूरा पैनल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पैनल की खास बात ये है कि इस पैनल में हमें दो कहानियां नजर आती हैं। अगर आप इस पैनल पे ध्यान देंगे तो इस पैनल में अर्थ और हेवन दोनों को दिखाया गया है। मतलब इस पैनल में ऐसे करके आप डिवीजन देख पाओगे। नीचे का जो हिस्सा है ये पृथ्वी है, और ऊपर जितने भी फिगर्स आपको नजर आएंगे वो सब उड़ते हुए दिखाए गए हैं, यानी ये हेवनली फिगर्स हैं, ठीक है, जो यहाँ उड़ते हुए दिखाए जा रहे हैं। अब अगर आप इस सेक्शन पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको नजर आएगा कि ये एक पार्ट है जिसमें ये वाटर नागाज हैं, मतलब स्नेक्स, वाटर स्नेक्स, जो कि अर्थ से हेवन की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या चीज है, आखिर ये क्या दिखाया गया है? वाटर नागास तो वाटर में रहते हैं, यानी एक प्रकार से एक वाटर की स्प्रिंग जैसे कुछ यहाँ पे पानी का पृथ्वी से हेवन की तरफ जा रहा है। एक्चुअल में ये जो यहाँ नरेशन किया गया है कार्विंग की हेल्प से, ये है डिसेंट ऑफ गंगा। आपने यहाँ पर गॉडेस गंगा और राजा शांतनु जो है उनकी कहानी सुनी हो, महाभारत में सुनने में आती है किस तरह से शांतनु जो है वो गॉडेस गंगा से मिलते हैं और वो उनसे शादी का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन गॉडेस गंगा एक शर्त रखती हैं कि राजा शांतनु कभी भी गंगा से कुछ नहीं पूछेंगे, चाहे वो अपने जीवन में कुछ भी करें। तो गॉडेस गंगा जो है वो अपने पहले पुत्र को जन्म देती हैं, लेकिन वो उसे नदी में बहाकर आ जाती है। अब शांतनु उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर तुमने अपने ही बेटे को, अपने ही बच्चे को पानी में क्यों बहाया? पर यहाँ पे वो डर जाते हैं कि वो जो वचन मैंने दिया था वो टूट जाएगा। इसी तरह से पहले पुत्र को, दूसरे पुत्र को, तीसरे पुत्र को, 4th 5th 6th 7th ऐसे करके वो बहाती रहती हैं। पूरे किंगडम में यहाँ पर पूछताछ शुरू हो जाती है कि एक माँ अपने बच्चों को ऐसे कैसे बहा सकती है। एक दिन शांतनु जो है वो बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने आखिर में पूछ लिया, जब गॉडेस गंगा एक और पुत्र को बहाने जा रही थी। और तब आप देखते हैं कि गॉडेस गंगा कहती है कि मैं आपके प्रश्न का जवाब तो दे दूंगी, लेकिन याद रखिएगा कि अब मैं चली जाऊंगी, क्योंकि वचन के मुताबिक अगर राजा शांतनु ने गॉडेस गंगा से कोई सवाल पूछा तो वो उस सवाल का जवाब देकर उनके जीवन से हमेशा के लिए चली जाएंगे। तब गॉडेस गंगा ने कहा कि ये जो बच्चे थे जो मैंने बहाए हैं, ये एक्चुअल में ऐसा कह सकते हैं कि पिछले जन्म के डीमंस थे, जिनको जिनके किस्मत में ये लिखा था कि वो मेरे ही हाथों मोक्ष प्राप्त करेंगे। लेकिन ये जो बच्चा है, इसे भी मैं बहाने जा रही थी, लेकिन आपने मुझे रोक लिया, इसीलिए मैं इसे नहीं बहाऊंगी पानी में, नदी में, बल्कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और इसे बहुत ही होनहार एक अच्छे पुत्र के रूप में पालूंगी, हर चीज की शिक्षा दूंगी। जब ये बड़ा हो जाएगा तब मैं आपको आपका पुत्र वापस देकर चली जाऊंगी। और ये जो पुत्र थे, ये जो बेटे हैं गंगा पुत्र, ये कोई और नहीं है, ये भीष्म है, ठीक है। तो भीष्म प्रतिज्ञा महाभारत में हम देखते हैं। तो ये गॉडेस गंगा का पृथ्वी से हेवन में जाना दिखाया गया है, जिसमें वाटर नागास को ऊपर उठते हुए दिखाया गया है, पानी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाया गया है। इसी तरह से इस पर्टिकुलर पैनल के ऊपर अर्जुन की तपस्या,
भी दिखाई गई है। यहाँ पर आप अर्जुन जो है उनको देख सकते हैं। एक टांग पर वो खड़े हैं, ऊपर इस तरीके से पोस्चर बना के, और ये भी महाभारत का ही एक एपिसोड है जो इसमें दिखाया है। तो ऐसी बहुत ही बेहतरीन कार्विंग्स हमें महाबलीपुरम में देखने को मिलेंगी। ये पूरा रॉक कट आर्किटेक्चर है। इसी तरह से फिलहाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये त्रिमूर्ति केव टेम्पल है। ये भी महाबलीपुरम में है। साफ पिक्चर से ही समझ आ रहा है कि एक बहुत बड़े पत्थर में से काट कर बनाया गया है, मोनोलिथिक है। सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स जिसमें हमने मोनोलिथिक टेम्पल्स देखे, रॉक कट टेम्पल्स देखे महाबलीपुरम में। तो नरसिम्हा वर्मन के अंडर आपको ये आर्किटेक्चर दिखेगा। नरसिम्हा वर्मन के बाद जो नेक्स्ट राजा पल्लव डायनेस्टी में आए थे वो थे राजसिम्हा, और राजसिम्हा के समय से ही चीजें बदलने लग गई। मतलब राजसिम्हा इज द वन जिनके समय में स्ट्रक्चरल टेम्पल्स आने शुरू हो जाते हैं। मतलब अब पत्थरों में से काट कर मंदिर नहीं बनाया जाएगा, बल्कि अब मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। राजसिम्हा के पीरियड से जुड़े हुए हमारे पास यहाँ पर लगभग 2 एग्जाम्पल्स भी मौजूद है। आइए उन्हें देखें। तो सबसे पहला टेम्पल जो राजसिम्हा के समय से जुड़ा है और महाबलीपुरम में ही मौजूद है, और स्ट्रक्चरल टेम्पल का एक एग्जाम्पल है, वो है शोर टेम्पल, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राजसिम्हा के समय में बना है। ये जो शोर टेम्पल है, ये शोर टेम्पल लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, लेकिन इसके अंदर लॉर्ड विष्णु का भी एक श्राइन पाया गया है। इस पर्टिकुलर टेम्पल में अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो अब मैं आपको कुछ द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल के फीचर्स एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो गर्भगृह होता है उसके ऊपर या मंडप के ऊपर जो इस तरह का टावरिंग स्ट्रक्चर होता है इसे शिखर कहते हैं। लेकिन द्रविडियन स्टाइल के जो टेम्पल्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं है। द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स में सिर्फ ये हिस्सा शिखर कहलाता है, और ये जो पूरा पार्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे हम विमान कहते हैं। शोर टेम्पल, महाबलीपुरम। इस टेम्पल की पिक्चर में आपको एक और चीज नजर आ रही होगी, और वो है नंदी के बहुत सारे स्कल्पचर्स जो हम यहाँ देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टेम्पल में आप यहाँ पर चारों तरफ नंदी जो है उनके स्कल्पचर्स देख पा रहे होंगे। नंदी लॉर्ड शिव के वाहन होते हैं, और मोस्टली देखा गया है कि लॉर्ड शिव की अगर एक ही मूर्ति है या फिर शिवलिंग मौजूद है पर एक, तो उसके लिए नंदी का एक स्कल्पचर नजर आएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर टेम्पल में आपको ऐसे बहुत सारे नंदी के स्कल्पचर्स मिलेंगे, मानो इस पूरे मंदिर की घेराबंदी ही नंदी के स्कल्पचर से की गई हो। लेकिन काफी सारे आर्ट हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि ये जो मंदिर फिलहाल हमें नजर आता है, ये मंदिर किसी बड़े विशाल मंदिर का एक छोटा हिस्सा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो स्कल्पचर्स मौजूद हैं उनमें से कई स्कल्पचर्स पानी में से मरीन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा निकाल कर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। यानी ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर का काफी बड़ा हिस्सा शायद अब पानी में डूब चुका है, क्योंकि ये नदी समुद्र के बहुत किनारे है, और काफी बड़ा हिस्सा टूट कर भी शायद पानी में गिर गया होगा। तो ये सारी कहानियां इस मंदिर से जुड़ी हैं, लेकिन हमें क्या याद रखना है, इसकी लोकेशन शोर टेम्पल महाबलीपुरम में राजसिम्हा के समय से है, लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है, और स्ट्रक्चरल टेम्पल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब हम स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में अगला जो यहाँ हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो है कैलाशनाथ मंदिर, कांचीपुरम, तमिलनाडु में। ये भी राजसिम्हा के द्वारा ही बनवाया गया। ये भी लॉर्ड शिव को ही डेडिकेटेड है, और इसकी खास बात यह है कि इस मंदिर के चारों तरफ आपको इस तरीके से वॉल देखने को मिलेगी, यानी दीवार देखने को मिलेगी। अब ये जो दीवार है, इस दीवार को क्रॉस करके जाने के लिए हमें एक गेटवे की आवश्यकता भी है। आप यहाँ पर इसका गेटवे भी देखोगे, एक छोटा गेटवे यहाँ है
थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक और बड़ा गेटवे मिलेगा। ये जो गेटवे होता है इसी को गोपुराम कहा जाता है। नागर स्टाइल के टेम्पल्स के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन नहीं होता, लेकिन साउथ इंडियन टेम्पल्स के चारों तरफ दीवार जरूर होती है। जैसे अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाऊं विद टाइम जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पर ये जो मंदिर है इसके चारों तरफ आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार को क्रॉस करने के लिए ये एक गेटवे आप देख रहे हैं। ये गेटवे क्या है? ये गोपुराम है। साउथ इंडियन टेम्पल्स में चारों तरफ दीवार भी दिखती है, एंट्रेंस गेट गोपुराम भी दिखता है, और मंदिर के अंदर आपको हमेशा वाटर का कोई सोर्स या वाटर टैंक जरूर नजर आएगा। ये ऐसे फीचर्स हैं जो कि द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स को नागर स्टाइल से अलग करते हैं, अलग बनाते हैं। यहाँ एक और चीज जो समझने वाली है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एज एन एग्जाम्पल, ये कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में है। आप यहाँ इस मंदिर का आउटर पार्ट देख रहे हो फिलहाल, ये वॉल देख रहे हो आप यहाँ पे। यहाँ आप विमान देख रहे हो, शिखर देख रहे हो, कलश और अमलक भी देख रहे हो। ठीक है, ये टेम्पल राज सिम्हेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। एंड बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लॉर्ड शिव के स्कल्पचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला हिस्सा गर्भगृह के ऊपर है, ये अंतराल वाला पार्ट है, और ये सामने जो आप देख रहे हैं कॉलम्स वाला हिस्सा, ये मंडप कहलाता है। इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स लॉर्ड शिव से जुड़े हुए नजर आएंगे। जैसे कि पल्लव से पहले लॉर्ड शिव के स्कल्पचर सोम स्कंद रूप में दिखाए जाते थे। सोम स्कंद ये किस टाइप का स्कल्पचर होता है? इसमें हमेशा लॉर्ड शिव को गॉडेस पार्वती के साथ दिखाया जाता है, और स्कंद यानी कि लॉर्ड कार्तिकेय को बच्चे के रूप में दिखाया जाता है। ऐसे स्कल्पचर को, ऐसी रिप्रेजेंटेशन को सोम स्कंद स्कल्पचर कहते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि पल्लव से पहले ये स्कल्पचर्स काफी बनते थे, पर पल्लव्स के टाइम पर राजसिम्हा के समय में भी मंदिरों में ऐसे स्कल्पचर्स पाए जाने लगे। पल्लव्स के बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो मेजर डायनेस्टी आई डीप साउथ में, वो चोलास थे। और चोलास के अंडर टेम्पल आर्किटेक्चर और भी ज्यादा ग्रो करता है। यहाँ हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हैं, राजराज चोल, जिन्होंने राजा राजेश्वर नाम का टेम्पल बनवाया, जिसे हम बृहदेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। ये तांजौर तमिलनाडु में है। ये पर्टिकुलर टेम्पल यहाँ पर जो हम देख रहे हैं बृहदेश्वर टेम्पल, या जिसे हम राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। लेकिन इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर के अंदर लॉर्ड शिव की मूर्ति के साथ साथ राजराज चोल जो राजा थे उनकी मूर्ति की पूजा भी होती थी। इसी वजह से इसको राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये राजा राजा चोल पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने मंदिरों में अपनी मूर्ति स्थापित करके पूजा करवानी शुरू की, प्रेयर्स करवानी स्टार्ट की। यहाँ इस पिक्चर में आपको बृहदेश्वर मंदिर की कुछ फीचर्स नजर आएंगे। जैसे ये गर्भगृह वाला हिस्सा है, तो इसमें आप विमान, शिखर, कलश देख सकते हैं। ये मंडप वाला पोर्शन है जो कि कोलोनेडेड एरिया है, और इसके बीच में ये जो गैप आप देख रहे हैं ये अंतराल है। अगर आप बाकी मंदिरों से कंपेयर करोगे तो बृहदेश्वर टेम्पल का जो अंतराल वाला पोर्शन है वो काफी ज्यादा लंबा है, और उसके पीछे के कारण ये है कि इस अंतराल वाले पोर्शन में आपको बहुत ही खूबसूरत म्यूरल पेंटिंग्स के एग्जाम्पल्स नजर आएंगे, जैसे ये आप फिलहाल स्क्रीन पर देख सकते हो। पेंटिंग्स के आगे के एपिसोड में हम इस पर भी बात करेंगे। यहाँ पर बृहदेश्वर टेम्पल को आप और भी बेहतर तरह से देख पाएंगे। इसके चारों तरफ आपको दीवार नजर आ रही है। इसका गोपुराम भी हमें देखने को मिल रहा है जो कि एंट्रेंस गेट है। मंदिर और गोपुराम के बीच में एक और मंडप मौजूद है जहां पर लॉर्ड नंदी जो हैं, जो कि लॉर्ड शिव के वाहन हैं, उनका स्कल्पचर हमें नजर आता है, और वो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल की खास बात है इसकी दीवारों पर मौजूद इंस्क्रिप्शंस। बहुत सारे
इंस्क्रिप्शंस आपको इस पूरे मंदिर की दीवार पर जगह-जगह देखने को मिलेंगे, जो चोल राजाओं के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे ये कुछ और तस्वीरें हैं, जिसमें आप इंस्क्रिप्शंस देख सकते हो। ये मंदिर की पिलर्स हैं। ये आप मंदिर का पोर्शन यहाँ पे ये वाला हिस्सा आप यहाँ देख पा रहे हैं और इसके ऊपर भी इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं तमिल भाषा में। तो चोलास के बारे में मंदिर की दीवारों पर बहुत कुछ लिखा गया है। ये है बृहदेश्वर मंदिर या राजा राजेश्वर मंदिर चोलास के टाइम का। अब पल्लवास और चोलास दोनों के समय में हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही थी सोमस्कंद। सोमस्कंद मतलब जिसमें लॉर्ड शिव और गॉडेस पार्वती को दिखाया जाता है अलोंग विद लॉर्ड कार्तिकेय। अब आप कहेंगे इस पिक्चर में तो लॉर्ड कार्तिकेय नहीं है, लेकिन लॉर्ड कार्तिकेय जो है वो यहाँ पर इस पिक्चर में हुआ करते थे छोटे बच्चे के रूप में, लेकिन वो जंग खा गया या वो वाला जो पार्ट है वो इससे डिटैच हो गया है। पल्लव्स और चोलास के समय में ब्रॉन्ज और कॉपर के बहुत सारे स्कल्पचर्स जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं और चोलास के टाइम का एक स्कल्पचर तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया और वो लॉर्ड शिव का स्कल्पचर है। तो पल्लव्स एंड चोलास लॉर्ड शिव के बहुत भक्त हमें नजर आते हैं और उनसे जुड़े हुए बहुत से पत्थर के हों या मेटल के बने हुए स्कल्पचर्स काफी पाए गए हैं। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी हम इस स्कल्पचर के बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज दिस पर्टिकुलर एपिसोड इज डेडिकेटेड टू टेम्पल आर्किटेक्चर। आगे के एपिसोड्स में हम स्कल्पचर को डेडिकेटेड जब सेशन लेंगे तो वहां पर हम इसको डिटेल में जानेंगे, इसके फीचर्स, सिंबोलिज्म और रिप्रेजेंटेशन को भी पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रख सकते हैं कि चोलास के समय में लॉर्ड शिव के इस तरह के बहुत से बेहतरीन स्कल्पचर्स पाए गए हैं। चोलास के बाद अगर कोई अ, बहुत बड़ा एम्पायर डीप साउथ में बन पाया तो वो विजयनगर एम्पायर था और विजयनगर एम्पायर के समय में भी टेम्पल आर्किटेक्चर और फर्थर आगे ग्रो होता हुआ नजर आता है। इसी में जब हम हम्पी जाते हैं यानी कि प्रेजेंट डे कर्नाटक के हम्पी में हम जाते हैं तो वहां पर हमें विजयनगर के डायनेस्टीज में, विजयनगर में जो डायनेस्टीज ने रूल किया है उन डायनेस्टीज के राजाओं के बनाए गए मंदिर दिखते हैं, जैसे कि विजय विठ्ठल टेम्पल। तो सबसे पहले हम विजय विठ्ठल टेम्पल ही विजिट कर रहे हैं। विजय विठ्ठल, विठ्ठल देव यानी कि लॉर्ड विष्णु का एक अवतार, उनसे जुड़ा हुआ ये मंदिर फिलहाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हालांकि ये मंदिर नहीं है, ये तो एक मंडप है, ये तो पत्थर का बना हुआ रथ है, लेकिन ये उसी के विजय विठ्ठल टेम्पल का जो प्रेमाइसेस है उसी की फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। थोड़ी देर में आप इसे और बेहतर समझ जाएंगे। ये पर्टिकुलर टेम्पल देवराय सेकंड यानी कि विजयनगर एम्पायर पर 4 डायनेस्टीज ने रूल किया है। आप संगम डायनेस्टी देखते हो, सलवा, तलवा एंड अरिवेडु डायनेस्टी। तो संगम डायनेस्टी के राजा देवराय दी सेकंड जो थे उनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया और विद टाइम इसमें फर्थर और भी एडिशंस किए गए। अब इस मंदिर को थोड़ा देखेंगे और ये मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। ये कंप्लीट मंदिर का मैप है जो फिलहाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि टेम्पल जो है उसको चारों तरफ इस तरह से दीवार खींची गई है, फोर्टिफाई किया गया है और इसका यहाँ पर आप एंट्रेंस गेट देख सकते हो, गोपुरम। देखिए साउथ इंडियन टेम्पल्स का फोर्टिफिकेशन जरूरी क्यों था? क्योंकि साउथ में टेम्पल्स जो होते थे वो सिर्फ वर्शिप प्लेस नहीं थे, बल्कि वो किसी भी राजा की ग्लोरी, उसकी डिग्निटी, उसकी पावर, उसकी वेल्थ को सिंबलाइज करते थे। तो एक राजा अपनी ताकत को दिखाने के लिए मंदिरों पे बहुत पैसा लगाता था। एक राजा अपनी वेल्थ को दिखाने के लिए मंदिरों को बनाने के लिए बहुत ज्यादा डोनेशंस दिया करता था। इसीलिए साउथ के टेम्पल्स नॉर्थ के टेम्पल्स के मुकाबले बहुत विशाल होते हैं और इन मंदिरों का प्रोटेक्शन भी एक राजा के लिए बहुत जरूरी होता था। इसीलिए इनके चारों ओर दीवारें खींची जाती थी, बड़े बड़े एंट्रेंस गेट बनाए जाते थे, गोपुरम। कई बार तो साउथ इंडियन रूलर्स के बीच में जब बैटल हो जाती थी, फाइट हो जाती थी, तो ये साउथ इंडियन रूलर्स एक दूसरे के टेम्पल्स पर अटैक करते थे अपनी पावर को दिखाने के लिए।
जैसे एक राजा ने दूसरे राजा के टेम्पल के स्कल्पचर को उठाकर अपने टेम्पल में स्थापित कर दिया, यानी ये विक्ट्री को सिंबलाइज करना हुआ। दैट इज वाई टेम्पल आर्किटेक्चर साउथ में थोड़ा विशाल है, चारों तरफ बाउंड्रीज हैं, बड़े बड़े गेटवेज हैं जिन्हें हम गोपुराम कह रहे हैं। ये विजय विठल टेम्पल आप देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर हमारा गर्भगृह है, उसके ऊपर विमान है, ये थोड़ा अंतराल वाला हिस्सा है, ये मंडप है जिसे हम महामंडप भी कह रहे हैं। महामंडप के अलावा भी देर आर अदर मंडप्स ऑल्सो, जैसे यहाँ पर एक मंडप आप देख सकते हो, कल्याण मंडप। कल्याण मंडप वो मंडप होते हैं जिनका इस्तेमाल शादी कल्याणम के लिए किया जाता है। पहले साउथ इंडियन टेम्पल्स में कल्याण मंडप नहीं होते थे, लेकिन विजयनगर एम्पायर में ये एक नया एडिशन था जो कि किया गया। ऐसे ही आप यहाँ उत्सव मंडप देख सकते हो, इसका काम मोस्टली सेरेमनीज फेस्टिवल्स में ही नजर आएगा, जिसमें इसका इस्तेमाल नाच गाने के लिए किया जाता था। ऐसे ही पीछे की तरफ आप यहाँ पर एक सभा मंडप भी देखेंगे जहां पर मोस्टली मीटिंग वगैरह बैठाई जाती थी। ये इस मंदिर का टॉप व्यू है, जहां पर आप उत्सव मंडप देख रहे हैं, गोपुराम देख रहे हैं, कल्याण मंडप, सभा मंडप, ये मेन टेम्पल हो गया हमारा। और इस मेन टेम्पल के ठीक साइड में एक श्राइन है छोटी सी, जिसे हम अम्मन श्राइन कहते हैं। इंटरेस्टिंगली विजयनगर एम्पायर के समय में ही यहाँ पर फीमेल कंसोर्ट्स की श्राइन बनी जाने लगी। जैसे दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, तो लॉर्ड विष्णु की जो कंसोर्ट है यानी कि गॉडेस लक्ष्मी, उनकी श्राइन भी आपको टेम्पल के अंदर मिलेगी। अम्मन श्राइन हो या कल्याण मंडप, ये साउथ इंडियन टेम्पल्स में पहले नहीं पाए जाते थे, ये विजयनगर एम्पायर के समय में एडिशन किए गए हैं। आइए इस मंदिर के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। यहाँ पे जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये गोपुराम है और ये मेन टेम्पल है। इसके बीच में यहाँ पर स्टोन चैरिट यानी पत्थर का बना हुआ एक रथ मौजूद है। इस पिक्चर में वो क्लियरली नजर तो नहीं आ रहा, बट आई होप शायद आप उसे देख पाए। गोपुराम और मेन टेम्पल के बीच में ये है वो स्टोन चैरिट। ये रथ क्यों बनाया गया? पहले तो ये स्ट्रक्चरल है, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, रॉक कट नहीं है। एक्चुअल में ये जो स्टोन चैरिट है, ये असल में एक मंडप है जिसको रथ के आकार में बनाया गया है। कहते हैं कि इस मंडप के अंदर, इस स्टोन चैरिट के अंदर पहले गरुड़ का स्कल्पचर होता था, क्योंकि गरुड़ जो है वो लॉर्ड विष्णु के वाहन है। ठीक है, तो ये स्टोन चैरिट इवन आप अपने इंडियन करेंसी पर देखोगे तो आपको नोट के पीछे ये पिक्चर देखने को मिलेगी। पहले इसके ऊपर इस तरह का टावरिंग स्ट्रक्चर भी हुआ करता था, लेकिन इसकी हेवीनेस की वजह से नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो टूट रहा था, इसलिए ऊपर वाले हिस्से को हटा दिया गया। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं गोपुराम की, बहुत ही खूबसूरत गोपुराम बनाया गया है और इसको हाइट देने की कोशिश की गई है। अगर आप इस पिक्चर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर के पीसेस हैं जिनको एक दूसरे में इंटरलॉक किया गया है। विजयनगर स्टाइल में, विजयनगर के टाइम के जो मंदिर हैं उनमें किसी तरह के सीमेंटिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया कि एक पत्थर है उसको दूसरे से चिपकाने के लिए किसी तरह की सीमेंट यूज की गई हो, नहीं, पत्थरों को इंटरलॉक किया गया है। जैसे ये एक पत्थर है, तो इस पत्थर को इस तरह के शेप वाले पत्थर के साथ इंटरलॉक किया गया है, इंटरलॉकिंग टेक्निक। और वो आपको यहाँ पे इस फोटो में, इस पिक्चर में नजर भी आएगी। इंटरलॉक करने के बाद एक मेटल की स्ट्रिप ली जाती है जिसको ऐसे दोनों पत्थरों पे लगाया जाता है और दोनों साइड नेल्स लगा दी जाती है, कील लगा दी जाती है, कुछ इस प्रकार से। ये इंटरलॉकिंग टेक्निक है। ये पहला पत्थर, ये दूसरा पत्थर, ये इंटरलॉक हो गया, यहाँ पर मेटल की एक स्ट्रिप लगा दी, ये नेल यहाँ पर यूज कर ली गई है। तो इस प्रकार से इंटरलॉकिंग टेक्निक से ही हम्पी में मंदिर बनाए गए हैं। ये थोड़ा सा क्लोज व्यू है गोपुराम का।
गोपुराम के ऊपर इस तरह की कार्विंग्स काफी कॉमन है, जैसे इसमें आप लॉर्ड विष्णु जो है उनको देख सकते हैं। मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे, आप यहाँ पे मंडप के अंदर जाएंगे, तो मंडप में आपको क्या मिलता है? मंडप के अंदर ये जो आप मंडप्स देख रहे हैं, इन मंडप्स के अंदर आपको इस तरह से याली की कार्विंग देखने को मिलेगी। नाउ याली कौन है? जैसे अगर आप इटली जाते हो, इटालियन आर्किटेक्चर देखते हो या फ्रेंच आर्किटेक्चर देखते हो, तो एक सुपरस्टिशन है कि आर्किटेक्चर जो है मोस्टली जो सैक्रेड आर्किटेक्चर होता है, पवित्र कोई स्थान होता है मंदिर जैसा, उसमें किसी भी तरह की नेगेटिव स्पिरिट को दूर रखने के लिए उसके ऊपर गॉर्बल्स बनाए जाते हैं। और ये जो गॉर्बल्स होते हैं, ये किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को सैक्रेड प्लेस से दूर रखते हैं। यालीस के बारे में भी यही कहा जाता है कि मंदिरों में याली जो होते हैं वो गॉर्बल्स की तरह होते हैं, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी को मंदिर में घुसने नहीं देते, मंदिर को और मंदिर में आने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे आप यहाँ पे याली देखेंगे। इसी तरह से उग्र नरसिम्हा, नरसिम्हा लॉर्ड विष्णु का ही अवतार है और उनके स्कल्पचर भी इस पूरे टेम्पल में जगह जगह कार्व किए गए हैं, बल्कि लॉर्ड विष्णु के अलग अलग अवतार्स के स्कल्पचर आपको इस मंदिर में मिलेंगे। दिस इज विजय विठ्ठला टेम्पल। विजय विठ्ठला टेम्पल में एक और बहुत ही खास बात है, और वो है महामंडप में। जो मंदिर का महामंडप है उसमें आपको इस तरह के पिलर्स मिलेंगे। ये जो पिलर्स हैं ये दोलोत्सव मंडप के पिलर्स हैं, मतलब महामंडप को दोलोत्सव मंडप भी, डोल उत्सव मंडप भी कहते हैं। और इसमें आपको ये पिलर्स मिलेंगे। ये पिलर्स म्यूजिकल पिलर्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब एक बड़ा सा मंडप होगा, उसमें एक बड़ा पिलर होगा, उसके चारों तरफ इस तरह के छोटे छोटे पिलर्स होंगे। ये म्यूजिकल पिलर्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जब इन्हें टैप किया जाता है तो ये बहुत ही सुंदर साउंड क्रिएट करते हैं। इन्हें हम सारे गामा पा पिलर्स भी कहते हैं। बल्कि इन पिलर्स के नीचे छोटे छोटे हेवनली फिगर्स, गांधर्वास बनाए गए हैं। छोटे छोटे ड्राफ्ट फिगर्स होते हैं जिन्हें हम गांधर्वास कहते हैं, वो नाचते गाते दिखाए जाते हैं। तो मान लीजिए एक पिलर है, म्यूजिकल पिलर, उसके नीचे एक गांधर्वा बनाया गया है जो कि तबला बजा रहा है। तो उस पिलर, उसके ऊपर जो पिलर है उसको टैप करने से तबले की आवाज आती है। मान लीजिए कहीं पर कोई गांधर्वा बांसुरी बजाते हुए बनाया गया है या दिखाया गया है, कार्व किया गया है, तो उसके ठीक ऊपर का जो पिलर है उसको टैप करने से बांसुरी की आवाज आती है। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये म्यूजिकल पिलर्स भी यहाँ पर देखे गए हैं। कहते हैं कि विजयनगर एम्पायर के एक राजा कृष्णदेव राय के समय में ये म्यूजिकल पिलर्स ऐड किए गए थे। उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट था। उनकी एक वाइफ चिन्नम्मा देवी क्लासिकल डांसर थी, इस वजह से। एंड ब्रिटिशर्स को भी ये चीज काफी फैसिनेटिंग लगी, दैट हाउ इज दिस पॉसिबल। क्या ये पिलर अंदर से हॉलो है जिसकी वजह से ये साउंड क्रिएट कर रहे हैं? कुछ पिलर्स तो ब्रिटिशर्स उठाकर भी ले गए, लेकिन उन्हें इसके अंदर कोई हॉलोनेस नजर नहीं आई। ये सॉलिड पिलर हैं। ये पत्थर का अपने आप में एक कॉम्पोजिशन हो सकता है, अनोखे प्रकार का, जिसकी वजह से ये पिलर्स इस तरह का साउंड क्रिएट करते हैं। सो दिस इज विजय विठ्ठल टेम्पल, और ये विजय विठ्ठल टेम्पल हम्पी में आपको मिलेगा। जब हम विजयनगर एम्पायर के टेम्पल्स की बात कर ही रहे हैं, तो उसमें अगला एग्जाम्पल आता है विरूपक्ष मंदिर टेम्पल। ये भी मंदिर है, टेम्पल है, हम्पी में है, और ये लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। ये यहाँ पर देवराय सेकंड, जो हमने पीछे पढ़े थे, उन्हीं के एक मंत्री, एक नायक ने बनवाया, जिनका नाम था लक्कन दंदेशा। ये विरूपक्ष टेम्पल काफी विशाल मंदिर है। यहाँ से आप इसको देख पाएंगे। ये तुंगाभद्रा नदी के पास है। तुंगाभद्रा नदी जो है उसे गॉडेस पार्वती का ही रूप माना जाता है, इसी वजह से इसको पंपा देवी भी कहते हैं। और ये पंपा देवी के नाम से ही हम्पा यानी हम्पी शहर का नाम हम्पी पड़ा है। तो पंपा देवी यानी कि तुंगाभद्रा नदी के पास ये मंदिर स्थित है। ये लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। आप इसमें फोर्टिफिकेशन देख सकते हैं, आप इसमें बड़ा सा गोपुराम देख सकते हैं, मतलब एंट्रेंस गेट देख सकते हैं। मेन मंदिर तो यहाँ है। ये तो सिर्फ
गेटवेज है, एंट्रेंस गेट है। इस पर्टिकुलर टेम्पल की सबसे खास बात है म्यूरल पेंटिंग्स। जब आप इस मंदिर में जाते हैं और इस मंदिर में मेन श्राइन में जाकर सीलिंग को देखोगे, वॉल्स को देखोगे, उसके ऊपर आपको बहुत ही खूबसूरत म्यूरल पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, जिसके एग्जाम्पल्स स्क्रीन पर मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर गिरजा कल्याण यानी लॉर्ड शिव एंड गॉडेस पार्वती के विवाह को दिखाया गया है पेंट करके। आपको मंदिरों में अष्टदिक्पाल भी देखने को मिलते हैं, एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट विरूपाक्ष टेम्पल, इन जनरल हिंदू टेम्पल्स में अष्टदिक्पाल या तो कार्व किए जाते हैं या पेंट किए जाते हैं। दिक का मतलब होता है डायरेक्शन, तो 8 दिशाओं के रखवाले, अष्टदिक्पाल। यहाँ मनमठ विजय दिखाया गया है, कैसे यहाँ प्रेम के जो देवता हैं कामदेव, वो यहाँ पर लॉर्ड शिव जो हैं, जो एकदम सन्यासी बन गए थे गॉडेस सती की मृत्यु के बाद, उनके अंदर इमोशंस जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मनमठ विजय बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये भी। तो इस तरह की बहुत सारी आपको स्टोरीज इस टेम्पल की सीलिंग पर, वॉल्स पर देखने को मिलेगी। किसी दिन इंडियन पेंटिंग के एपिसोड में हम इन पेंटिंग्स पर और भी डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट, विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइनेशन के बाद जो रूल आया वो था नायक्स का रूल। नायक्स आए, नायक्स ने अपना साउथ में रूल एस्टैब्लिश किया और इन्होंने मंदिरों को एपेक्स लेवल पर पहुंचा दिया। नायक्स के अंडर बना एक बहुत ही विशाल मंदिर जो कि मीनाक्षी अम्मन टेम्पल भी कहलाता है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। ये मंदिर 2 हिस्सों में बना हुआ है, एक तरफ गॉडेस मीनाक्षी और दूसरी तरफ लॉर्ड सुंदरेश्वर यानी लॉर्ड शिव। तो आप यहाँ पे लॉर्ड शिव एंड गॉडेस पार्वती को डेडिकेटेड ये मंदिर देखेंगे। इस मंदिर के गोपुराम को देखिए, ये इस मंदिर का गोपुराम है और ये दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इसी गोपुराम की ये ऊपर स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स मौजूद हैं। ये टेम्पल पैरेललोग्राम शेप बनाता है पूरा, लगभग 11 गोपुराम्स हैं, 1000 पिलर्स वाले हॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी आप याली को देख सकते हो, इसमें भी याली मौजूद है। पूल ऑफ लिलीज, लेट्स सी पूल ऑफ लिलीज। यहाँ पर आपको पूल ऑफ लिलीज नजर आएगा। तो ये टेम्पल का थोड़ा आसमान से, स्काई से व्यू आप देख सकते हैं, कितने सारे गोपुराम है और कितना बड़ा और कितना विशाल मंदिर है ये। तो मतलब नायक्स के समय तक आते आते तो मंदिरों की विशालता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मीनाक्षी टेम्पल, मदुराई, तमिलनाडु, 1650s में ये मंदिर तैयार किया गया। और इसी तरह से हमारे द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर की तरफ, जिसे आप वेसार कह सकते हो, जिसे आप डेक्कन स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। देखिए, इस टेम्पल आर्किटेक्चर के कोई आर्किटेक्चरल फीचर्स नहीं है। फीचर्स क्यों नहीं है वो अभी आपको समझ आ जाएगा। एक तरह से अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर क्या स्टडी किया है, हमने देखा है कि नॉर्थ इंडिया में नागर स्टाइल के टेम्पल्स थे, साउथ में हमें द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स मिले, लेकिन ये जो वेसार स्टाइल के मंदिर हैं ये यहाँ पाए जा रहे हैं। और ये जो मंदिर हैं इनमें नागर और द्रविडियन दोनों के ही फीचर्स हमें नजर आते हैं। मतलब ये टेम्पल आर्किटेक्चर हाइब्रिड स्टाइल का है, वेसार। तो आपको इसमें द्रविडियन के फीचर्स भी दिखेंगे, नागर के फीचर्स भी दिखेंगे, मतलब मिक्स है, क्योंकि ये सैंडविच्ड है दो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के बीच में। लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। वही बात है, कुछ टेम्पल्स रॉक कट आपको नजर आएंगे और कुछ उसके बाद आप स्ट्रक्चरल टेम्पल्स देखोगे। तो जब हम यहाँ पर वेसार स्टाइल के टेम्पल्स की बात करते हैं तो मेजरली आपको ये मंदिर महाराष्ट्र का थोड़ा साउथ रीजन और कर्नाटका में देखने को मिलेंगे। तो कर्नाटक रीजन जो था वहां पर
बहुत सी डायनेस्टी ने रूल किया है और उनमें से सबसे पहली डायनेस्टी जिसके समय में टेम्पल आर्किटेक्चर हमें दिखता है वो है चालुक्यास, who were contemporary to Pallavas as well as Vardhans in North India. तो चालुक्यास हमें यहाँ आते दिखेंगे। अभी चालुक्यास के दो कैपिटल रहे हैं, एक बादामी रहा है जिसे हम वातापी के नाम से भी जानते हैं और दूसरा है ऐहोल। इन दोनों ही जगहों पर आपको टेम्पल आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले जब हम बादामी की तरफ बढ़ते हैं तो बादामी में आपको ये बहुत ही विशाल पहाड़ी नजर आ रही होगी, रेड सैंडस्टोन की बनी हुई। इस पहाड़ी के अंदर आप यहाँ पर कटिंग देख पा रहे होंगे, ये रॉक कट टेम्पल्स है। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो बादामी, यहाँ पे जो पिक्चर आप देख रहे हैं, देखिए थोड़ी देर पहले मैं गांधरवास की बात कर रही थी एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पे गांधरवास की कार्विंग दिख भी रही है। गांधरवास ड्राफ होते हैं, बोने फिगर्स होते हैं ये, जो नाचते गाते दिखाए जाते हैं, डांस म्यूजिक से जुड़े हुए। तो ये जो बादामी रॉक कट केव्स हैं, दीज केव्स आर इन टोटल ये 5 है, जिनमें से 4 जो हैं वो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, लॉर्ड विष्णु की श्राइन्स हैं ये। और आखिरी जो 5th केव है वो जैन केव है, जैनिज्म से जुड़ी हुई है। तो यहाँ हिंदू टेम्पल्स में फर्स्ट 4 केव्स लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, बट ऐसा नहीं है कि लॉर्ड शिव के स्कल्पचर्स इसमें नहीं पाए गए, बिल्कुल पाए गए हैं, बल्कि केव नंबर 1 के एंट्रेंस पर ही आपको यहाँ लॉर्ड शिव नटराज के रूप में नजर आ जाएंगे। ये है बादामी केव टेम्पल, रॉक कट केव्स है, रेड सैंडस्टोन से काटी गई है, वेसार स्टाइल की है, चालुक्यास के समय की है एंड लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। इसके बाद थोड़ा आगे जब हम बढ़ते हैं तो ऐहोल में आपको रावण फाड़ी केव मिलेगी, अगेन रॉक कट केव टेम्पल का एक एग्जाम्पल। ये जो रावण फाड़ी केव है, दिस पर्टिकुलर केव इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव। आपको इसके अंदर नटराज स्कल्पचर मिल जाता है। इसी के साथ साथ इस पर्टिकुलर केव के अंदर सप्तमातृका जो है उनका स्कल्पचर भी पाया गया है, 7 माताओं का स्कल्पचर पाया गया है। देयर इज अ स्टोरी, सप्तमातृका, डेक्कन में सप्तमातृका कल्ट बहुत ही कॉमन हुआ करता था, जिसमें 7 देवियों की पूजा होती थी। कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, रक्त बीज नाम का एक राक्षस होता था। ये रक्त बीज नाम का राक्षस ऐसा राक्षस या डीमन था जिसका ब्लड अगर जमीन पर नीचे गिर जाएगा तो उसमें से एक और रक्त बीज जन्म ले लेगा, यानी रक्त बीज को मारा नहीं जा सकता और उसे कोई मेल गॉड नहीं मार सकता है। तो अब क्या किया जाए? तो 7 माताएं, जितने भी प्रोमिनेंट मेल गॉड्स हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट एज इन जो मेजर गॉड्स माने जाते हैं, उनकी फीमेल कंसोर्ट जो है, उन 7 माताओं ने मिलकर यहाँ पर रक्त बीज को मारा। और इसमें गॉडेस काली का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था कि जब बाकी की देवियां रक्त बीज को मार रही हैं तो उस समय में जो उसका ब्लड नीचे गिर रहा है वो गॉडेस काली धरती पर गिरने नहीं दे रही हैं, वो अपनी टंग की मदद से उस ब्लड को नीचे गिरने से पहले ही स्वेलो कर जाती हैं। इस तरह से रक्त बीज को मारा गया। तो सप्तमातृका, इनकी कार्विंग भी रावण फाड़ी केव के अंदर मौजूद है। ये रॉक कट केव के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की ओर। ऐहोल में ही आप यहाँ पर एक मंदिर देख रहे हैं, लड़खान टेम्पल। पिक्चर देखने से भी समझ आ रहा है ना द्रविडियन में है ना ही इसको नागर में काउंट कर सकते हैं हम। सो दिस इज लड़खान टेम्पल एट ऐहोल, कर्नाटक। अब ये लड़खान क्यों कहलाया? पहले तो ये लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है टेम्पल। कहते हैं कि एक मुस्लिम ट्रैवलर थे लड़खान नाम के, जो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रहे थे। उन्होंने इसे घर के रूप में रहे हैं, वो यहाँ इसको घर के रूप में देखकर घर के रूप में उन्होंने इसे इस्तेमाल किया है और तभी से इसका नाम लड़खान पड़ गया। इस पर्टिकुलर टेम्पल को देखकर ऐसा लगता है मानो इसका जो रूफ है वो लकड़ी के गट्ठे यानी वुडन लॉग से बनाया गया है,
लेकिन असल में ये है पत्थर ही। स्ट्रक्चरल टेम्पल है, 2 स्टोरीड है, ना द्रविडियन में है ना नागर में है, वेसार स्टाइल में है, लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड, ऐहोल में चालुक्यास के समय का है। ऐहोल में एक और मंदिर आपको मिलेगा, दुर्गा टेम्पल। ये 7th-8th सेंचुरी में बनाया गया, गॉडेस दुर्गा को डेडिकेटेड है। इस मंदिर की बनावट को देखिए आप, कुछ इस शेप का मंदिर है ये, ऐसे। बीच में गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर इस तरह का विमान जैसा टावरिंग स्ट्रक्चर भी बनाया है, लेकिन चारों तरफ गर्भगृह के ऐसे पिलर्स हैं। इवन आगे भी यहाँ पर ये आप हिस्सा देख पा रहे होंगे, ये जो हिस्सा है आप पिलर्स देख सकते हैं, इसके ऊपर मिथुन स्कल्पचर्स भी आप देख सकते हैं। ये टेम्पल भी वेसार स्टाइल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फिर अगर हमें यहाँ पे कोई ऐसी साइट देखनी है जहाँ नागर टेम्पल्स भी हो, द्रविडियन भी हो और वेसार भी हो, तो सबसे अच्छी साइट होगी पट्टाडकल, कर्नाटक में। पट्टाडकल ये पूरी साइट, बल्कि इसके सारे टेम्पल्स को यूनेस्को की लिस्ट में जगह मिली है। पट्टाडकल में देयर आर टोटल 10 टेम्पल्स, जिनमें से 4 पूरी तरह से द्रविडियन स्टाइल में है, 4 पूरी तरह से नागर स्टाइल में है, एक जैन है, और यहाँ पर एक टेम्पल जो 10th टेम्पल बच गया, पापानाथ टेम्पल विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, ये आपको वेसार में मिलेगा। मतलब इसमें नागर और द्रविडियन दोनों के ही फीचर्स मिलते हैं। ये पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक ही जगह पर ये सारे मंदिर हमें नजर आ रहे हैं। ये मालप्रभा नदी जो है उसके पास पाए गए हैं, पट्टाडकल कर्नाटक में। पप्पानाथ टेम्पल वेसार स्टाइल में है ये। इसमें मिक्सचर है नागर द्रविडियन का, मतलब 4 पूरी तरह से नागर, 4 पूरी तरह से द्रविडियन, एक अलग से जैन टेम्पल है जिसका अपना अनोखा ही शेप है, और एक जो बच गया, टोटल 10 है क्योंकि ये फ्यूजन है, मिक्सचर है नागर और द्रविडियन का। पापानाथ टेम्पल इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पर आप देखोगे एक और मंदिर है जो काफी पॉपुलर है, दिस इज विरूपक्ष टेम्पल पट्टाडकल। एक विरूपक्ष टेम्पल हमने हम्पी में भी देखा है, ठीक है। ये मंदिर श्री लोकेश्वर महासील प्रसाद भी कहलाता है। इसे चालुक्यास के समय में ही बन रहे हैं टेम्पल। इसे चालुक्यन राजा विक्रमादित्य सेकंड की वाइफ लोका महादेवी के द्वारा बनवाया गया था। द्रविडियन स्टाइल का पूरी तरह से टेम्पल है, और ये कांचीपुरम के कैलाशनाथ टेम्पल से काफी मैच करता है, ठीक है। कहते हैं कि इसे लोका महादेवी ने अपने हस्बैंड, जब विक्रमादित्य सेकंड ने पल्लवास पर जीत हासिल की थी, उसकी खुशी में बनवाया था। तो ऐसे आपको चालुक्यास के समय में पट्टाडकल में भी सीरीज ऑफ टेम्पल नजर आती है। 10 टेम्पल्स हैं, और इनकी प्रॉपर कैटेगरीज भी हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की। पूरी साइट यूनेस्को की लिस्ट में है। जब हम आगे बढ़ते हैं मेडाइवल पीरियड में, तो हमें डेक्कन में राष्ट्रकूटास रूल करते हुए नजर आते हैं। चालुक्यास के फ्यूडेटरीज थे राष्ट्रकूटास, बाद में चलकर अपना इंडिपेंडेंट रूल एस्टैब्लिश किया। इनके समय का जो एक बहुत ही कमाल का मंदिर है, लेकिन रॉक कट टेम्पल है, वो है एलोरा की गुफाओं में, और वो है कैलाश नाथ टेम्पल। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के राजा कृष्णदी फर्स्ट जो थे, उनके द्वारा ये पर्टिकुलर टेम्पल बनवाया गया है। बल्कि पट्टाडकल में जो एक जैन टेम्पल है, वो भी राष्ट्रकूटास के द्वारा ही बनवाया गया था। कैलाशनाथ टेम्पल, इसे थोड़ा ऊपर से देखते हैं। देखिए यहाँ आपको समझ आ रहा होगा कि ये पूरा ऐसे कवर्ड था, ये पूरा ऐसे पत्थर रहा होगा, और इसको ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए पूरे मंदिर को काटा है। ये मोनोलिथिक है, ये रॉक कट टेम्पल है, अपने आप में मनुष्य की कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना। कैलाशनाथ मंदिर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, कृष्णादि फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। इसमें आप यहाँ पे कार्विंग देख सकते हैं, नटराज लॉर्ड शिव की कार्विंग। अब मेरा इस मंदिर से जुड़े हुआ एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे।
पहली बात, एलोरा केव्स में टोटल कितनी केव्स हैं? और ये जो मंदिर आप फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कौन सा केव नंबर है? मतलब देयर आर टोटल केव्स होंगी, केव 1, केव 2, केव 3। ये पर्टिकुलर टेम्पल जो है, इसको जो केव नंबर दिया गया है, क्योंकि ये केव टेम्पल ही हुआ, गुफा के रूप में है, काटा गया है पत्थर से, ओपन टू स्काई है, तो इसका भी कुछ केव नंबर होगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूटास के बाद अगर आपको नेक्स्ट यहाँ पे बेहतरीन वेसार स्टाइल के टेम्पल्स देखने हैं, तो अगली बारी है होयसलास की। और होयसलास के जो टेम्पल्स हैं वो आपको बेलूर, हलेबिद और सोमनाथपुरम में मिलेंगे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये टेम्पल्स रिसेंटली न्यूज़ में थे, क्योंकि होयसलास के इन मंदिरों को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है इस कारण से। तो बेलूर में चिन्नकेश्वर टेम्पल आप देखेंगे, हलेबिद में होयसलेश्वर टेम्पल, और सोमनाथपुरा जो है वहां पर आपको केशव टेम्पल नजर आएगा। एक एक करके इन मंदिरों को थोड़ा विजिट करते हैं। सबसे पहले चिन्नकेश्वर टेम्पल, हालांकि इसकी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने कुछ दिनों पहले बनाई थी, आप उसे भी देख सकते हैं। आपने अगर वो नहीं देखी है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो से भी इसे कवर कर सकते हैं। चिन्नकेश्वर टेम्पल, इसे विजय नारायण टेम्पल भी कहते हैं। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। यहाँ पर यागाची नदी के पास ये मंदिर है, विष्णुवर्धन नाम के राजा के द्वारा इसे बनवाया गया था। ये टेम्पल है, और ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये गोपुराम है इसका, जो विजयनगर के समय में ऐड किया गया। जो विजयनगर एम्पायर आगे आएगा, जो द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स बना रहा था, उन्होंने इस मंदिर के बाहर गोपुराम लगाया। इस मंदिर में 3 श्राइन्स हैं जो 3 गॉड्स को डेडिकेटेड है। पहले कप्पे चन्निग्राय टेम्पल, फिर चिन्नकेश्वर, फिर सोमयान सोम सोमयान यागी टेम्पल। ये 3 श्राइन्स आपको इसके अंदर मिलेंगी। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर कोई, मतलब ये फ्लैट है, इसका जो रूफ है वो एकदम फ्लैट है, कोई टावरिंग स्ट्रक्चर वगैरह आपको नजर नहीं आएगा। तो ये वेसार स्टाइल में है। चिन्नकेश्वर टेम्पल के अंदर आपको यहाँ पर कुछ पिलर्स नजर आएंगे, कुछ स्तंभ नजर आएंगे। सबसे पहले तो दीप स्तंभ, दीप स्तंभ जो है वो दीपक जलाने के लिए बनाया गया है। और दूसरा है गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ जो है वो लॉर्ड विष्णु के वाहन गरुड़ को दर्शाता है, गरुड़ को दिखाता है। जब आप इस मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत ही कमाल की कार्विंग्स देखने को मिलेंगी, बहुत ही कमाल के पिलर्स देखने को मिलेंगे, जो देखने पर तो मोनोलिथिक लगते हैं बट है नहीं, बल्कि इस तरह की कटिंग जो है वो एक मशीन से ही अचीव की जा सकती है, लेकिन ये हाथ की कारीगरी है। इन सभी टेम्पल के अंदर पाए जाने वाले पिलर्स में सबसे खूबसूरत और विशाल पिलर है नरसिम्हा पिलर, माफ कीजिए। एंड दीज आर सम कार्विंग्स जो कि चिन्नकेश्वर टेम्पल के ऊपर हमें नजर आती है। जैसे यहाँ पर आप वराह अवतार के रूप में लॉर्ड विष्णु को देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो नीचे पैनल्स आप देख रहे हैं, इसमें हाथियों को दिखाया गया है, शेर जो है उन्हें दिखाया गया है, घोड़ों को दिखाया गया है अलग अलग दिशाओं में भागते हुए। तो ऐसे कार्विंग्स चिन्नकेश्वर टेम्पल पर बहुत ही खूबसूरती से की गई है। ये वेसार स्टाइल में ही आता है। अगला जो मंदिर है वो होयसलेश्वर मंदिर है, हलेबिद में। ये भी राजा विष्णुवर्धन के समय में बना है, लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। और इस टेम्पल का जो शेप और साइज है वो चिन्नकेश्वर मंदिर से ही मिलता है। इसके ऊपर भी ये जो नीचे बेस पैनल्स हैं, इनके ऊपर रामायण और महाभारत के एपिसोड्स को कार्व किया गया है। ओके, अब इस मंदिर को जब आप देखते हैं, या फिर होयसलास के अंडर इन जनरल जब आप मंदिरों को देखेंगे, उनकी ग्राउंड प्लानिंग को देखेंगे, तो आपको नजर आएगा कि ये स्टार शेप में है। मतलब इन मंदिरों को ऊपर से देखोगे, ग्राउंड प्लानिंग देखोगे, तो आपको ये मंदिर इस तरह से थोड़ा स्टार शेप में नजर आएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप इस मंदिर की फुट पर नजर डालें। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि एक प्रकार का स्टार शेप बन रहा है। ये स्टेलेट
प्लान होता है और होयसलास के अंडर जो मंदिर हैं वो इसी स्टार शेप की ग्राउंड प्लानिंग के साथ बनाए गए हैं। नेक्स्ट इज केशव टेम्पल। केशव टेम्पल ये सोमनाथपुर में है। जकनाचारी नाम के आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया, कावेरी नदी के पास है। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। होयसलास के समय के मंदिरों का सबसे बेहतरीन उदाहरण यही है। बहुत अच्छी हालत में ये मौजूद है और इसके आसपास ये दूसरी श्राइन्स भी हमें दिख जाती हैं। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। इस मंदिर में जब हम जाते हैं और मंदिर की सीलिंग को देखते हैं तो आपको इस प्रकार के डोमिकल बे यानी इस प्रकार के पैटर्न डिजाइन्स नजर आएंगे। मतलब होयसलेश्वर मंदिर की खास बात यह है कि जब आप मंदिर की कार्विंग्स देखते हो तो समझ ही नहीं आता कि ये मनुष्य के हाथ की कारीगरी कैसे हो सकती है। ऐसा लगता है मशीन से बनाया है। लेकिन इन मंडपों में सीलिंग हो चाहे पिलर्स हो वो बहुत ही कमाल, बहुत ही बेहतरीन तरह से बनाए गए हैं। ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स वेसार स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर के। आखिर में इस डिस्कशन को हम खत्म करते हैं एक कार्विंग, एक स्कल्पचर से। ये पर्टिकुलर स्कल्पचर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लॉर्ड विष्णु के कृष्ण अवतार का स्कल्पचर है जो केशव टेम्पल में ही मौजूद है। इसी के साथ हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर का टॉपिक पूरी तरह से पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। आई होप आपने इस पूरे एपिसोड को एंजॉय किया हो। इस एपिसोड को बेहतर जानने के लिए, इस एपिसोड से कनेक्ट करने के लिए चीज़ों को, एपिसोड 1 ज़रूर देखें टेम्पल आर्किटेक्चर का। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी जाते जाते, अनअकैडमी प्लस पर 50% डिस्काउंट पर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और इसी के साथ अगर आप फिलहाल इस ऑफर के अंडर सब्सक्रिप्शन लेते हो 30 नवंबर से पहले, तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आपने 1 साल का लिया है तो उसमें 6 मंथ्स का आपको एक्सटेंशन मिलता है। 2 साल का लिया है तो 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन। ये जल्दी ही खत्म होने वाला है, 30 नवंबर लास्ट है। अब आप 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप सब्सक्रिप्शन लेके रफ्तार बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप रिवीजन कर पाएंगे 2024 के लिए। अगर आप यहाँ पे 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अनअकैडमी पर फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है जो 2025 को टारगेट करेगा जो 4 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो आप इसे ज़रूर ज़रूर ज्वाइन करें। क्रैश कोर्स भी है जो 2024 का रिवीजन कराएगा और फाउंडेशन कोर्स जो 2025 को के लिए आपको रेडी करेगा। अनअकैडमी प्लस जो है उसका फ्री लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट 17 दिसंबर को होने वाला है। स्कॉलरशिप पूल लगभग 40 करोड़ का है। टॉप 50% जो लर्नर्स होंगे उनको अनअकैडमी प्लस की स्कॉलरशिप दी जाएगी और इस स्कॉलरशिप की मदद से आप अनअकैडमी प्लस पर लाइव क्लासेस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ज़रूर ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें, एनरोल करें। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए या फिर इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं रेफरल कोड ARTI1702। अनअकैडमी प्लस पर ऑप्शनल बैचेस भी मौजूद हैं, PSIR, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, एग्रीकल्चर। अगर आपका भी इनमें से एक ऑप्शनल है तो ऑप्शनल कैटेगरी को सब्सक्राइब करके भी आप ऑप्शनल कवर कर सकते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टेक केयर।